नमस्कार दोस्तों, ये है बीकॉम प्रोग्राम सेकेंड ईयर इनकम टैक्स एंड ऑडिटिंग का असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 3, जो कि बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। बहुत ही सोच समझ के और अच्छी तरीके से बना के ये क्वेश्चन डाला गया है आपके असाइनमेंट में। अब क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए ये आपको यूट्यूब पर मिलेगा भी नहीं। और जिन कुछ यूट्यूबर्स ने इसे बनाया भी है तो वो बिल्कुल ही गलत बनाया है। उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आया कि कौन सी आइटम है, कहां पर उसका कैसे ट्रीटमेंट होना है। तो इसका सॉल्यूशन जितना भी अभी तक आपने यूट्यूब पर देखा है वो 100% गलत है। कोई भी इनकम टैक्स से क्वेश्चन बना रहा है, किसी को कोई मतलब नहीं है कि भाई वो सही भी है या गलत है, बच्चों को उससे फायदा होगा या फिर नुकसान होगा। उन्हें मतलब है सिर्फ और सिर्फ अपने व्यूज से, बस जल्दी से सॉल्व करके डाल दो और बच्चों को जल्दी से ज्यादा टाइम मिल जाए देखने के लिए और हमारे व्यूज बढ़ जाए और हमारा नया चैनल जो है वो मोनेटाइज हो गया है। सिर्फ इसी से मतलब है और उन्हें बच्चों के करियर से, बच्चों के मार्क्स से कोई मतलब नहीं है। कुछ भी उल्टा पुल्टा कुछ भी करके डाला हुआ है, कोई भी अपनी तरफ से नए नए सेक्शन बना के डाले हुए हैं, किसी की ट्रीटमेंट कुछ भी कर रखी है। और दोस्तों, गलत सवाल का आंसर लिखने से आप बचिए, आपको इससे कुछ नंबर नहीं मिलने वाले। बाद में आप लोग खुद ही परेशान होंगे कि आखिर भाई ये हमारे साथ हुआ क्या, हमने तो सही आंसर लिखे थे फिर भी हमें मार्क्स क्यों नहीं मिले। तो जो नए चैनल्स अभी बने हैं इन दिनों, उन चैनल्स पे आप बिल्कुल भी मत जाइए, वो गलत आंसर्स आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। ये जो आंसर प्रोवाइड होते हैं आपको यूनिवर्सिटी प्रोफेसर सॉल्व करते हैं और सब वेल क्वालिफाइड है, वेल एक्सपीरियंस है, कम से कम 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस है। इतने एक्सपीरियंस के साथ जो टीचर्स हैं वो उसको बनाते हैं, जैसे कि मैं खुद भी हूं। तो आप जो वेरीफाइड यूट्यूब चैनल्स है वहीं से आप आंसर कीजिए, नहीं तो आपके नंबर नहीं आने वाले, आप बेवकूफ बन जाएंगे इनके हाथों। आइए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें मिस्टर ईशांक है, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, इनकी जो सैलरी दी है वो दी है 12,60,000। हाउस प्रॉपर्टी से लॉस है, अदर सोर्स से इनकम दी हुई है। फिर इसके अलावा ये कुछ डिपॉजिट करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स है इनकी, और कुछ इनकी डोनेशंस भी हैं। भरमार कर दिया है यहाँ पर डिडक्शंस की। और इसके अंदर सेट ऑफ के भी प्रोविजंस है, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस के, और क्लबिंग ऑफ इनकम के भी इसके अंदर प्रोविजंस है। तो ये सैलरी का क्वेश्चन नहीं है, ये पांचों हेड से आगे का क्वेश्चन है, जिसके अंदर आपको सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड भी करना पड़ता है, आपको क्लबिंग भी करनी पड़ती है, और फिर डिडक्शन सारी यूज करनी होती है, और फिर उसके बाद आपको इनकम टैक्स कैलकुलेट करना होता है। तो बहुत ही बढ़िया सवाल है, देखते हैं ये कैसे होगा। दिस इज कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फॉर असेसमेंट ईयर 1920। सबसे पहले देखिए हमने लिया इनकम फ्रॉम सैलरी, उसकी पर मंथ सैलरी भी दी हुई है, शायद 1,05,000 रुपए है। टोटल उसकी एक साल की सैलरी होगी 12,60,000 रुपए। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनपीएस, देखिए जो इसके अंदर एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों का कंट्रीब्यूशन जा रहा है। जब दोनों का कंट्रीब्यूशन जा रहा है तो जो मालिक की तरफ से कंट्रीब्यूशन आता है वो उसकी इनकम मानी जाती है। तो इसलिए उसकी इनकम का 15% हम मानेंगे, ये मालिक की तरफ से एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन आ रहा है। इन्हें जोड़ देंगे तो बन जाएगी ग्रॉस सैलरी, और फिर उसको मिलेगी स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(1)(a)। अब ये जो है ये सेक्शन भी नहीं पता यूट्यूबर्स को, इसको वो आइए बोलते हैं, पता नहीं कहां से अनपढ़ आ गए हैं, अपने आप को बनते हैं टीचर। तो ये जो है आप ये रिडक्शन देंगे, ये प्रीवियस ईयर 18-19 से ही शुरू हुई है और 40,000 की रिडक्शन मिलती है फ्लैट। तो इसमें से 40,000 माइनस हो जाएंगे, उससे आपको मिल जाएगी नेट सैलरी 14,09,000 रुपए। फिर हम माइनस करेंगे लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब ये आ गया सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड वाला चैप्टर। तो अब हम लॉसेस को सेट ऑफ कर रहे हैं। हाउस प्रॉपर्टी से लॉस है 15,000 का, तो वो सेट ऑफ हो जाएगा, यानी इनकम में से लॉस माइनस हो जाएगा। फिर हमारे को ऐड करनी है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, वो है 1,10,000 रुपए। अब हम इनको अगर करेंगे ऐड, इन तीनों को ऐड लेस करेंगे तो ये लेस हो रहा है, तो हमें मिलेगा 15,04,000 रुपए। इसे हम बोलेंगे ग्रॉस इनकम बिफोर क्लबिंग। अब क्लबिंग वाला पार्ट आ रहा है, अभी तक हमने क्लबिंग नहीं की। क्लबिंग का मतलब होता है जब एक पर्सन की इनकम दूसरे पर्सन के अंदर जोड़ी जाती है, जोड़ने को बोलते हैं क्लब करना।
तो एक इसके पास ये माइनर डॉटर है, एक नाबालिग बेटी है इसकी, और उसकी इनकम है 30,000 रुपए, तो उसको ना एग्जम्पशन मिलेगी अंडर सेक्शन 1032 के अंदर 1500 रुपए। जो माइनर चाइल्ड होता है ना, एक साल के अंदर उसकी 1500 रुपए की इनकम एग्जम्प्ट होती है, यानी इसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है, तो वो 1500 रुपए की रिडक्शन मिल जाएगी, 28,500 टैक्सेबल हो जाएगा। और जब हम इसके अंदर इस अमाउंट को जोड़ देंगे तो 15,32,500 बनेगा हमारा ग्रॉस टोटल इनकम, जिसको शॉर्टकट में जीटीआई बोलते हैं। तो ये तो हो गया हमारा ग्रॉस टोटल इनकम तक। आइए अब इससे आगे चलते हैं। ग्रॉस टोटल इनकम मैंने यहां फिर से लिख दिया। जीटीआई के बाद बारी आती है सारी की सारी डिडक्शंस की, जिसके अंदर सारे एक्सपेंसेस होते हैं और इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। ये है डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A। ये चैप्टर 6A नाम का है, जिसके अंदर डिडक्शंस आती है अंडर सेक्शन 80A टू 80U। 80A से लेकर 80U तक की सारी डिडक्शन इसके अंदर आती है। सबको मैंने नाम वाइज लिखा हुआ है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप पहले ये नाम लिख ले, फिर उसके आगे ब्रैकेट में ये वाले सेक्शन लिख दें। आप कुछ भी कैसे भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया है 80C के अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड के अंदर वो 60,000 रुपए जमा कर रहा है, तो वो सिंपली मैंने ले लिया 60,000 रुपए। फिर 80CCC के अंदर आता है रिटायरमेंट बेनिफिट फंड। आईसीआईसीआई बैंक के अंदर उसने रिटायरमेंट बेनिफिट फंड लिया है, उसकी रिडक्शन मिलेगी इसके अंदर 20,000 रुपए की, 20,000 का वो अमाउंट है। फिर आता है 80CCD1, इसके अंदर इसकी है नोटिफाइड पेंशन फंड। इसको मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको इसके नीचे वाला बताता हूं, फिर ये बताऊंगा। देखिए पहले हम देखते हैं 80CCD1B, ये है क्या, एडिशनल कंट्रीब्यूशन टू नोटिफाइड पेंशन फंड। ये दोनों ही पेंशन फंड के लिए है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, पहले हम डिडक्शन देते हैं इस वाले सेक्शन के अंदर 50,000 रुपए की। अगर अमाउंट बच जाता है तो फिर हम इसके ऊपर वाले में उसकी डिडक्शन देते हैं। पहले सिर्फ यही होता था, उसके बाद फिर ये आया है बाद में, तो इसलिए ये इसके नीचे है, इसलिए ये देखिए 1 के आगे आता है 1B करके। तो पहले डिडक्शन हम इसमें देंगे क्योंकि इसकी डिडक्शन से अलग है। तो पहले अमाउंट वही है, देखिए जितना भी अभी बताऊंगा आपको कितना अमाउंट है। तो पहली डिडक्शन हम इसके अंदर देंगे 50,000 की, और अमाउंट इससे ऊपर जो अमाउंट है उसकी डिडक्शन हम इसमें देंगे। अब ये देखते हैं कि इसकी डिडक्शन बनती कितनी है। देखिए नोटिफाइड पेंशन फंड, इसका क्या नियम है 80CCD1 का, कि जितनी भी सैलरी होगी, सैलरी के अंदर क्या क्या आता है, बेसिक सैलरी और डीए, ये दोनों चीजें आती है सर। तो बेसिक सैलरी आएगी, अब बेसिक सैलरी के नाम पर इसकी सैलरी है 12,60,000 रुपए। इसके 10% से ज्यादा का इसके अंदर डिडक्शन नहीं मिल सकती है, तो सैलरी का कर देंगे 10%। ठीक है जी, ये टोटल बन जाएगा इसका जितनी डिडक्शन मिल सकती है। उस टोटल डिडक्शन में से 50,000 मैंने माइनस कर दिया, क्यों, उस 50,000 की डिडक्शन मैं यहां पर लूंगा, ये वाले 50,000 की डिडक्शन मैं यहां ले लूंगा, और जो बाकी बच जाएंगे उसकी डिडक्शन में मैं यहां पे ले लूंगा। तो 12,60,000 का 10% करेंगे तो बनेगा 1,26,000 रुपए। 1,26,000 रुपए में से 50,000 की डिडक्शन मैं यहां लूंगा, और फिर जो बच गई 76,000 रुपए उसकी डिडक्शन यहां पे लूंगा। तो इन दोनों की ट्रीटमेंट हम एक साथ ही करते हैं। फिर आता है हमारे पास 80CCD2, ये है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू नोटिफाइड पेंशन फंड। अभी आखिरी ट्रीटमेंट है नोटिफाइड पेंशन फंड की। ये वही वाला अमाउंट है जो ये वाला था। देखिए अभी तक हमने जो ट्रीटमेंट की है वो की है एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन की, जो नौकर की तरफ से ट्रीटमेंट गया है वो। अब जो मालिक का ट्रीटमेंट, मालिक की तरफ से जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है सेम अमाउंट का, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम वही नियम करेंगे कि सैलरी के 10% से ज्यादा की रिडक्शन नहीं मिल सकती। तो जो मालिक का कंट्रीब्यूशन है उसकी रिडक्शन यहां पर मिल जाएगी, सैलरी का 10% करके 1,26,000 रुपए। इसके बाद आते हैं हम डोनेशन में। डोनेशन आती है 80G के अंदर। तो जो पीएम केयर्स है उसके अंदर डोनेशन जा रही है भाई। अब उसने बोला है कि ऑनलाइन तो उसने पेमेंट करी है 10,000 रुपए की, और 5,000 की उसने करी है कैश में। तो कैश में ना 2,000 से ज्यादा की रिडक्शन अलाउ नहीं है, तो इसलिए 5,000 में से 2,000 की रिडक्शन तो ये मिल गई जो कैश दी। जो 3,000 की रिडक्शन है अब उसका कुछ भी नहीं होगा, उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। तो जो ऑनलाइन है 10,000 की उसकी तो मिल जाएगी। तो जो डोनेशन मिलेगी, रिडक्शन मिलेगी डोनेशन से, वो मैक्सिमम आपको मिलेगी 12,000 रुपए की।
तो जो हमारी ग्रॉस टोटल इनकम थी उसमें से ये सारी डिडक्शन हम माइनस कर देते हैं, तो 11,94,500 11,94,500 हमारी बन जाएगी टोटल इनकम। इसे आप टोटल इनकम कह लो या टैक्सेबल इनकम कह लो, ये वो इनकम है अब जिसके ऊपर टैक्स लगेगा। अब आइए देखते हैं कि टैक्स कैसे लगेगा। आइए अब देख लेते हैं इसका आखिरी हिस्सा भी। अब यहाँ कैलकुलेट करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, इसका टैक्स कितना बनता है। टैक्सेबल इनकम हमने कैलकुलेट कर ली, अब करते हैं टैक्स की कैलकुलेशन। देखिए दोस्तों, मैंने स्लैब को बनाया बहुत ही आसान तरीके से ताकि कोई भी इसको समझ सके। ये ग्रुप इनकम है 0 से 2.5 लाख, 2.5 लाख, 1 रुपए से 5 लाख, 5 लाख 1 से 10 लाख, 10 लाख से ऊपर। अब बात करें कि इस ब्रैकेट में कितनी इनकम आई, 2.5 लाख। इस ब्रैकेट में कितनी इनकम आई, 2.5 लाख। 5 से 10 लाख के बीच कितनी इनकम आई, 5 लाख। और उसकी टोटल इनकम थी 11,94,500। 11,94,500 ये इसकी टोटल इनकम थी। तो 10 लाख से ऊपर उसकी इनकम कितनी बची, 1,94,500। तो ये टोटल इनकम में से इसकी इनकम जितनी जितनी आई जिस ब्रैकेट में उतनी डाल दी। फिर ये इनके टैक्स के रेट्स है 0, 5, 20, 30। इनका इतना इतना परसेंटेज निकाला तो इनका टैक्स आ गया। इसका टोटल किया तो 1,70,850 इसका टैक्स आ गया। फिर इसके अंदर हम ऐड करते हैं सेस जो अब 4% हो चुका है, तो इसी का आप 4% कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 6,834। फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल टैक्स आ जाएगा। लेकिन टैक्स जो है हमें 10 रुपए के मल्टीपल पे राउंड अप करना होता है, तो इसलिए जो 84 रुपीज है तो ये बन जाएगा आपका 80 रुपीज। तो इसलिए ये आपका 80 रुपीज पे करना होगा। 1,70,680 रुपए इसके पे करने होंगे। 5 या 5 से ऊपर जाते ही पूरे 10 रुपए पे करने पड़ते हैं। और उसके साथ साथ हमें कुछ नोट्स भी लिखने पड़ेंगे कि हमने किन चीजों की ट्रीटमेंट कैसे की है, अगर किसी को लिया है तो क्यों लिया है, छोड़ा है तो क्यों छोड़ा है। तो नोट्स बेहद इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर आपको नोट्स भी लिखने पड़ेंगे। सबसे पहला नोट है ट्यूशन फीस के बारे में। देखिए जो ट्यूशन फीस है मैं पढ़ भी देता हूं। ट्यूशन फीस फॉर यंगर सिस्टर नॉट अलाउड, देखिए नॉट अलाउड फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। भाई जो 80C में डिडक्शन मिलती है ना ट्यूशन फीस की, तो वो अलाउड होती है बच्चों के लिए, वो सिस्टर के लिए अलाउ नहीं होती। देखिए अवेलेबल फॉर 2 चिल्ड्रन ओनली, ये 2 बच्चों के लिए अलाउ होती है। यंगर सिस्टर छोटी बहन होगी उसकी पढ़ाई की ट्यूशन फीस की रिडक्शन नहीं मिलेगी, तो इसलिए उसको नहीं लिया। फिर है कैश डोनेशन। कैश डोनेशन अबव ₹2,000 नॉट अलाउड फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G। 2,000 रुपए से ज्यादा अगर कैश में डोनेशन देते हैं तो उसकी डिडक्शन नहीं मिलती। 5,000 रुपए कैश में दिए थे तो 2,000 रुपए तक की तो रिडक्शन मिल जाएगी, वो अलाउड है। 3,000 की रिडक्शन नहीं मिलेगी। फिर है डोनेशन टू अनरजिस्टर्ड या लोकल एनजीओ। अगर आप उसको डोनेशन देते हैं तो भाई इसकी भी आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलने वाली है 80G के अंदर। या डिडक्शन मिलती है 2 कैटेगरीज में, 100% और 50%। तो वो अपने अलग अलग तरह के उसका नियम है, लेकिन ये जो अनरजिस्टर्ड लोकल एनजीओ होते हैं इनको डोनेशन देने से कोई भी डिडक्शन नहीं मिलती है। फिर है क्लबिंग ऑफ मिसेस ईशांत इनकम। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। क्लबिंग ऑफ मिसेस, जो वाइफ है उसकी इनकम को मैंने क्लब नहीं किया है उसके हस्बैंड के साथ, एज इट इज हर ओन इनकम, क्योंकि वो वाइफ जो इनकम कमा रही है अपने हाथ का काम करके, जो भी वो पैसा कमा रही है वो उसकी खुद की इनकम है, तो वो उसके पति की इनकम के अंदर क्लब नहीं होगी, जोड़ेगी नहीं। ये पॉइंट किसी भी यूट्यूबर ने नहीं लिखा है, मैं यहां पर लिख रहा हूं, उसको आप जरूर लिखिएगा। देखिए हस्बैंड जो मिस्टर ईशांक है उसकी इनकम ने हमें बच्चे की इनकम तो जोड़ दी, लेकिन उसकी वाइफ की इनकम उसमें नहीं जोड़ी। वो इसलिए नहीं जोड़ी क्योंकि जो बीवी है वो अपने दम पे पैसे कमा रही है, तो उसने अपने पति से लिए हुए पैसे से पैसे नहीं कमाए, राइट, तो उसमें पति का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। फिर है माइनर चाइल्ड की जो इनकम है, माइनर चाइल्ड इनकम इज क्लब इन द इनकम ऑफ मिस्टर ईशांक। जो बच्चा है उस बच्चे की इनकम हमने पापा की इनकम में जोड़ी है, मम्मी की इनकम में नहीं जोड़ी है। कारण क्योंकि पापा की इनकम ज्यादा है, मम्मी की इनकम कम है। तो ये आपको नोट्स ये जरूर लिखना है, ये पॉइंट जरूर लिखना है। दोस्तों बड़ी मेहनत लगी है इस क्वेश्चन को बनाने में, सही क्वेश्चन सॉल्व करने में, सब जगह से देखकर सेक्शन वाइज ईच एंड एवरीथिंग
सब कुछ चेक करके फिर ये आंसर बनाया गया। 100% करेक्ट है। बहुत सारे यूट्यूबर से जिन्होंने गलत आंसर बना रखा है, आप प्लीज उनके चैनल से वीडियोस देखकर अपने आंसर मत लिखिए। भले ही आप उनको देखिए जितना मर्जी, लेकिन अपने आंसर मत देखिए, मत लिखिए उनको देखकर। एकदम सब जगह से वेरीफाई करके फिर ही आप आंसर लिखिए। ऐसा ना हो जाए जैसे एग्जाम के अंदर कोई एकदम गधा स्टूडेंट होता है और वो शो करता है भाई मेरे को तो बहुत बढ़िया आता है, और वो लिखे जा रहा हूँ लिखे जा रहा हूँ लिखे जा रहा हूँ, और आप उससे कॉपी कर लेते और वो तो फेल होता ही होता है, आप भी फेल हो जाते हो। फिर आप सोचते हो मैं तो पूरा करके आया था और जो मेरे आगे बैठा था उसको तो बहुत बढ़िया पेपर करना आता था, क्योंकि वो लिखे जा रहा था लिखे जा रहा था। तो इसलिए आप गलत फहमी में अपना जो करियर है वो खराब कर लेंगे। आपको ये एग्जाम फिर दोबारा देने पड़ेंगे। ये बहुत अच्छा मौका है आपके एग्जाम देने के लिए और बढ़िया नंबर स्कोर करने के लिए। इसका फायदा उठाइए, गलत जगह से आंसर लेकर अपना नुकसान मत कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को टच कीजिए ताकि नई नई वीडियोस आपको तुरंत मिलती रहे। इसी तरह से जुड़े रहिए चैनल के साथ। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।